से एक बात और भी सामने निकल के आती है कि जैसे मान लो कोई क्रिकेटर होता है, नहीं, जब वो बॉल को हिट करता है और मान लो कोई फील्डर जब उसे वो कैच करता है तो आपने देखा होगा कि वो गेंद को ना, फास्ट मूविंग जो गेंद है उसे कैच वो जब करता है तो वो हाथ को अपने पीछे की तरफ करता है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? मोमेंटम, इनर्शिया नहीं। वो करने का कारण ये है कि उसे चोट कम लगे, नहीं, अब वो, हाँ, चोट कम लगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो सर, आपको पता है कि फोर्स एक्सर्टेड, है ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दी बॉडी। किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज होगा वो उस पर लगे फोर्स की प्रोपोर्शनल या बराबर होता है। अगर मान लो हैंड है और ये बॉल है, ठीक है, तो अभी मोमेंटम किसके पास है? गेंद के पास। तो अब दूसरी चीज़ है कि गेंद के पास जितना मोमेंटम होगा तो गेंद पे लगे फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब है कि गेंद स्ट्राइक किसको करेगी? हैंड को। तो गेंद ने हैंड को स्ट्राइक किया तो बॉल हैंड पे लगाएगी फोर्स कितना? जितना उसके पास मोमेंटम है, जितना उसके पास मोमेंटम है उतना ही फोर्स ये लगा पाएगा सामने वाले को। अब होता क्या है कि अगर मान लो, ये वो सरफेस है जहाँ पे गेंद स्ट्राइक करने वाली है, मतलब मान लो वो हैंड है और बॉल मान लो यहाँ जा रहा है u वेलोसिटी से, ठीक है, इसके पास अभी मोमेंटम कितना है? mv या mu, मोमेंटम उतना ही रहेगा mu, और पूछेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बाय टाइम कितना हो गया? इस फोर्स से ये इसे हिट करेगा। अब ये क्या होगा कि ये इतना फोर्स इस पे एक्सर्ट कर पाएगा, कितना? मान लो F1, इतना फोर्स ये लगा पाएगा mu/T1। अब सिचुएशन ये हुई कि हैंड को उन्होंने पीछे कर लिया, हाथ को उन्होंने पीछे किया, इस वजह से क्या हुआ कि गेंद को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा, वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो T2, मोमेंटम जिसके पास कितना है? mu, उतना ही मोमेंटम है लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? T2, मतलब ये F2 फोर्स लगाएगा इसमें हैंड। अब सीधी सी बात यहाँ से तुम्हें ये पता है कि भाई T2 इज ग्रेटर देन T1, हाथ पीछे करने से क्या हुआ है? टाइम बढ़ गया, बॉल को हाथ तक पहुंचने में जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा ही बढ़ा तो सही, बढ़ तो गया। इस वजह से क्या होगा? नीचे वाला बढ़ा तो इसका वैल्यू छोटा होगा ना, तो F2 यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड इज लेस देन प्रीवियस फोर्सेस। बोलो, नहीं समझ पाए? नीचे वाला बड़ा है तो ये वैल्यू छोटा होगा ना, मतलब ये वैल्यू क्या F2 देता है और ये F2 क्या है? ये वो फोर्स है जो बॉल हैंड पे लगाने वाली है, डिक्रीज क्या कि नहीं किया? इस वजह से क्या होता है कि कोई भी बॉलर या जो भी कैच वगैरह फील्डर होता है, जब बॉल को कैच करता है वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। अगर चाहो तो इसे तुम लिख सकते हो नोट करके, इसे चाहो तो नोट करके लिख सकते हो क्या? अब क्रिकेटर lowers his hands while catching a ball. So, as to increase the time interval of momentum, time interval
करेगी नहीं। मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ इंटरवल इंक्रीज, टाइम ऑफ इंटरवल मोमेंटम का मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिक्रीजेज, मतलब यू डिक्रीज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और यू डिक्रीज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या करेगा, डिक्रीजेज force exerted on the body, force exerted on the, नहीं, इस वजह से क्या होगा, इसे सोचिए कैन save himself from getting hurt. चोट लगने से ये खुद को बचा सकता है। नोट करिए, फिर आगे बात करें क्या हुआ, लिखने का सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसी कंसेप्ट पे। नोट करो, फिर एक दो और एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक दो बातें हैं इसके बेसिस पे एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई जंपर है, मतलब जंप करना है उसे, मान लो दूर से बिल्डिंग से, तो सामने गद्दा या रेत का टीला छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, ताकि जब वो जंप करे उस पर तो उसे चोट ना लगे। कैसे कि जैसे वो गद्दा पे मान लो गिरेगा तो ये जो रेत का टीला है वो उसे क्या करेगा, उस पर वो धंसेगा, तो वो जो कोलिजन वाला टाइम होगा, वो टाइम इंटरवल क्या होगा, टच द ग्राउंड, वो इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिक्रीजेज। मोमेंटम का टाइम इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम इंटरवल। और मोमेंटम का टाइम अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज करेगा तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी डिक्रीज होगा। इसके बाद तुम्हारा हो गया, जैसे मान लो कोई कराटा प्लेयर है, आपने देखा होगा कि जब ये वाला उसको तोड़ता है, जब वो, तो आपने क्या देखा कि जब वो उसे हिट करता है तो एकदम से हिट करता है और हाथ वहीं रखता है, कोशिश करता है कि जितना जल्दी हो सके हाथ वहाँ से हटा ले, यानी कि वो टाइम जो इंटरवल है वो बहुत छोटा करना चाहता है, बहुत शॉर्ट करना चाहता है। टाइम इंटरवल जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा। बोलो, जितना टी नीचे है ना, तो टी जितना कम तो पूरा फैक्टर उतना ज़्यादा, भाई टी जितना कम ये वैल्यू उतना बड़ा और ये वैल्यू उतना बड़ा, मतलब फोर्स उतना ज़्यादा, मतलब तब कराटा प्लेयर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स उस ब्लॉक पे लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन या वो जो मोमेंटम का इंटरवल वाला टाइम है वो कम रखा ना, ज़्यादा रखना है। कराटा प्लेयर तब ना ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, ब्लॉक पे ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि टाइम कम रखना है ना। अगर ज़्यादा उसे चोट भी कम लगती तब, अब चोट क्या लगती नहीं लगती वो तो भगवान जाने, लेकिन पर्पस होता है उसका तोड़ना ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फोर्स लगा पाए ना। अब जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स उसे भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन वाला मामला है। जितना फोर्स वो लगाएगा उतना फोर्स उसे लगेगा, लेकिन उसे तो तोड़ना है, इसका मतलब है फोर्स चोट कितनी लगी उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसे। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, समझ पाए बात को? चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक भी, छोटा सा रॉकेट प्रोपल्शन। 2 दिन से सोच रहे थे इसको करेंगे, फिर सोचे ये कर लेते हैं, फिर करेंगे। आज फिर हमको लग रहा है कि इसमें आज में पहले से कर ही देंगे, फिर आगे जाएंगे। देखो, रॉकेट प्रोपल्शन वैसे dm/dt का कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें मास चेंज होता है, फ्यूल बर्न होता है तो मास चेंज होता है। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि कैसे चेंज होता है, उसको शो कैसे करें और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे बनाएं। लगाएंगे हेडिंग रॉकेट प्रोपल्शन, मतलब रॉकेट का कैसे प्रोपेगेट करता है, चलता है, ये वाला टॉपिक। चलिए
और रॉकेट का खुद का अपना कुछ न कुछ मास होता है। हम लोगों ने मान लिया कि इसका टोटल मास m है, मान लो देखो सही बात, मान लेते इसका टोटल मास कुछ है m विथ फ्यूल। अब क्या होता है, जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है यहाँ से फ्यूल इजेक्ट होने लगता है, बर्न होता है और ये इजेक्ट होने लगता है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो गैस है, जो फ्यूल है, वो कुछ न कुछ वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा होगा, मान लेते हैं u, मान लेते हैं ये u वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा होगा। क्लियर? अब होगा क्या, स्टार्टिंग में पूरे सिस्टम टेस्ट में था, इसके पास कोई मोमेंटम था। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है फ्यूल का या रॉकेट का, पूरे सिस्टम का ही जीरो है। अब तो फिलहाल फ्यूल पे बात करेंगे अभी, क्योंकि जो फ्यूल जो इजेक्ट होगा वही पूरी कहानी बनाएगी। तो फ्यूल का भी इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। अब ये बताइए, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, हम ये मान लेते हैं कि dm मास ऑफ फ्यूल बर्न हुआ। हम लोगों ने ये माना कि dm मास ऑफ फ्यूल बर्न हुआ, नहीं ये मान लो बर्न हुआ कितना, बहुत कम dm मास। इसकी वजह से u वेलोसिटी आई, तो भाई इसके पास मोमेंटम आ गया। तो फाइनल मोमेंटम कितना आया इसके पास, फाइनल मोमेंटम किसका, फ्यूल का, नहीं समझ गए ना, कितना होगा, फ्यूल का मास इनटू वेलोसिटी, फ्यूल का ना। अब आपको कौन सा जो इजेक्ट हुआ वही फ्यूल काम करेगा, जो इंजन में है वो तो इंजन के मास के साथ है, इंजन के साथ है, वो तो रिस्ट में। जो फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल बर्न जो हुआ उसका मोमेंटम इनिशियली जीरो था और फाइनल में कुछ मोमेंटम आया। क्यों? क्योंकि जैसे ये बर्न आउट हुआ, dm मास चला और u वेलोसिटी आई, बोलो इसके पास मोमेंटम फाइनल कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। बोलो तो चेंज इन मोमेंटम, मान लो ये टाइम लगा होगा t, तो सीधा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फ्यूल का कर लें, रेट ऑफ चेंज, सीधा डेल्टा लिखें किसका, फ्यूल का। चलो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसका, बर्न फ्यूल का। समझ गए ना, बर्न फ्यूल का कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो है तो कितना होगा, u dm कह दो। बोलो रेट की बात करें तो इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो बहुत स्मॉल टाइम में। अब सुनिए, देखो बाबू ये मोमेंटम किसमें आया, बर्न फ्यूल में। तो बर्न फ्यूल इस मोमेंटम के साथ जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड पे लगाएगा फोर्स। अब इसके पास भाई गेंद है ना, गेंद के पास मोमेंटम है, वो तुम्हें हिट किया तो वो तुम्हें फोर्स लगाया ना। उसी तरह से ये जो बर्न फ्यूल है, गैस है, ये क्या होगा, जाएगा, मोमेंटम लिया और ग्राउंड को हिट किया। ग्राउंड हो या एटमॉस्फेयर हो, जिसको भी हिट करेगा, किस फोर्स के साथ, मान लो ये फोर्स लगा, इसको कहते हैं थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट कहते हैं। ये क्या रिजेक्ट करेगा, थ्रस्ट, थ्रस्ट लगाएगा, थ्रस्ट मतलब फोर्स ही होता है, थ्रस्ट को हो या फोर्स को हो, ये परपेंडिकुलर फोर्स ग्राउंड पे लगाएगा, एक्शन हुआ, ये क्या बनाया, एक्शन। और अभी जस्ट आपने पढ़ा था देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बदले क्या होगा, बदले में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन किस पे होगा, एक्शन हुआ है थ्रस्ट पे, तो रिएक्शन किस पे होगा, रॉकेट पे। रिएक्शन किस पे होगा, रॉकेट। मतलब अब आप इस पे हो गया तुम्हारा रिएक्शन, रिएक्शन इस पे ऑन रॉकेट, रॉकेट पे रिएक्शन नहीं, इक्वल वाट में एक्शन हो गया। और इस रिएक्शन को आप यहाँ पे इन शॉर्ट अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, अप थ्रस्ट, थ्रस्ट लगा ऊपर गया, अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ थ्रस्ट मतलब अप थ्रस्ट भी कह सकते हो, जो रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कितने
कितने अमाउंट में फोर्स लगेगी? नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्यूल ऑन द ग्राउंड, F लिख दे सीधा। ये अब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्यूल, बर्न्ड फ्यूल ऑन द ग्राउंड, कितना होगा? बोलो, U dm by dt। क्या इतना ही फोर्स होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द रॉकेट रिएक्शन। भाई इतना फोर्स अगर फ्यूल लगाता है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड इतना ही फोर्स लगाएगा किस पे? रॉकेट पे। मतलब फ्यूल पे, मतलब फ्यूल किस में? रॉकेट में लगेगा? नहीं लगेगा बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि थ्रस्ट ऑन, अब थ्रस्ट ऑन, अब थ्रस्ट ऑन रॉकेट कितना हो जाएगा? अब थ्रस्ट ऑन रॉकेट इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, अपोजिट डायरेक्शन में सर, माइनस यू डी एम बाई डी टी। इसकी वजह से इसके पास वेलोसिटी क्या आएगी? मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी भी है, वैसे इसकी वेलोसिटी से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा कि अब थ्रस्ट ऑन रॉकेट या थ्रस्ट ऑन रॉकेट, अब थ्रस्ट बोला तो नेगेटिव साइन मत लगाओ, नहीं समझे? ठीक, नेगेटिव साइन लगा दिया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो गया। तो ये थ्रस्ट किस पे लगेगा? लेकिन हाँ, ये तब जब ग्रेविटी ना हो, जब ग्रेविटी अब्सेंट ना हो, अब्सेंट हो। लेकिन अभी ग्रेविटी हो सकती है, ग्रेविटी होगी तो इसका वेट होगा किसका? बिल्कुल किसका? बोलो रे, मेरा इसका, रे रॉकेट का mg वेट नहीं होगा। तो बताओ नेट अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? नेट अपथ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स और ma से ऊपर गया, इक्वेशन इन बनेगा। अब थ्रस्ट रॉकेट पे लगा, इतना छापो, फिर इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन तब बनेगा, ये रिजल्ट तब आएगा जब आप ग्रेविटी को नेगलेक्ट करके चलोगे। नहीं कि हमने इतनी स्पीड दी कि ग्रेविटी का उतना ज़्यादा इफेक्ट रहा ही नहीं। मैक्सिमम केस में वही होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ग्रेविटी अनअफेक्टेड है। लेकिन अगर नॉर्मल केस की बात करें, इफ देयर इज ग्रेविटी इज प्रेजेंट, इफ देयर इज ग्रेविटी इज प्रेजेंट, तो क्या होगा? तो ग्रेविटी प्रेजेंट होगा तो ये ओवर होगा, उस हिसाब से जो नेट फोर्स इस पे लगेगा, तो नेट थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? बोलो, इतना माइनस एफ जी जो होगा तुम्हारा, कितना एफ जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस यू डी एम बाई डी टी और साथ में एम जी। हाँ एम जी, तब नेट ये पावर हुआ तब ऊपर की तरफ गया नहीं है, नेट फोर्स ही होगा। ठीक है, अगर मान लो ये क्या है एम ए, मतलब ऊपर नेट जो फोर्स लगा जिस फोर्स से ये ऊपर जा रहा है एम माइनस, देखो ये जो है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम जितना मास होगा वो मास निकल के जो मास आया, बचा जो मास, किसी वो डी टी टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तो डी टी टाइम में इसका मास मान लो निकला, छोटा सा स्मॉल निकलता है ना, ये मास हम लोग वो मास मान के चलते हैं कि जस्ट इग्निट हुआ और ये मास जस्ट निकला ही था, तब तक तो था ही ना। थोड़ा सा जो मास निकला वो मास निकलने के बाद का जो मास है वही मास हुआ, सिंपल बात होगी। अब तुमसे पूछा जाता है रॉकेट का एक्सेलरेशन, दोनों केस में मैक्सिमम टाइम यही चलता है, यही चलाना भी है। अब एक्सेलरेशन तुमसे पूछा जाएगा रॉकेट का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये तो समझ गए। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, दो सिचुएशन होता है इसमें। एक तो हमें ये कहा जाता है कि भाई एक्सेलरेशन ना हो इसके पास, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलता बने, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, क्या करेंगे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलता रहेगा। और एक केस होगा कि इसके पास एक्सेलरेशन अगर हो, कह रहा हूँ तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हुआ तो ये चलते जाएगा ना। ठीक, इंजन जो वो फ्यूल जो बर्न करेगा वो ग्रेविटी को क्या करेगा, ओवरकम करने में बस खत्म हो जाएगा और रेस्ट में ये आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास, बोलो नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स कितना है,
अगर हम पहले वाले केस की बात करें, अगर ग्रेविटी हमारे पास नहीं है तो नेट फोर्स कितना है? हाँ, यू डी एम माइनस, समझ गया ना? हाँ, डी एम बाय डी टी, ये फोर्स है। और मास कितना हो जाएगा इस केस में? इसका मास कितना? एम। समझ पाए बात को? बोलो, ये एक्सेलरेशन हुआ। अगर हाँ ये हुआ कि ग्रेविटी जब ना हो तो, और अगर ग्रेविटी होगा इफ जी अपसेट, ऐसा हमने कंसीडर किया। इफ जी प्रेजेंट अगर हुआ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर, बोलो तो यहाँ से ये इक्वेशन लिखा है F बराबर ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा? F बाय m। समझे? समझा रहे हैं? m कट जाएगा, dm आ जाएगा। बिल्कुल, u dm बाय dt माइनस g। नहीं समझे? होगा होगा, क्या बोले? क्या हुआ? नहीं हुआ? माइनस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ सर? माइनस का क्या मतलब हुआ सर? ये वाला, अच्छा ये नेट अपसेट लगा रहे हैं ना? ये वाला देखो, अभी करने वाले हैं ये सब हम लोग। वैसे देखो, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे कोई आदमी ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक नीचे जा रहा है, फिर भी ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये पावरफुल है। ये पावरफुल, ये कौन है हमारा? यू डी एम डी टी, जिस फोर्स से ऊपर लग रहा है। और इधर कौन है? एम जी। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? इतना माइनस इतना बराबर एम होगा। अभी करने वाले हैं, पी डी वी एम करने वाले हैं, समझे? फिर से बताते हैं, ऊपर किस फोर्स से रॉकेट जा रहा है? यू डी एम बाय डी टी। हमने माइनस साइन, ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड है सर, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? ये माइनस साइन इंडिकेट करता है अपथ्रस्ट को। ये माइनस मैग्नीट्यूड में अफेक्ट नहीं कर रहा है। समझ पा रहे बात को? मैग्नीट्यूड के साथ ये माइनस थोड़े लगेगा। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए तो इतना ही होगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जिसे अपवर्ड पुश करेगा ये अपथ्रस्ट, और अगर ग्रेविटी प्रोजेक्ट होगी तो ये mg एक्ट करेगा नीचे, फिर भी ये ऊपर जा रहा है कि नहीं? किस फोर्स के साथ? F फोर्स के साथ। मतलब F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्या बना? नेट फोर्स निकाल लो, दो फोर्स ऊपर में, ये दोनों प्लस होके बराबर कितना होगा? या सीधी सी बात कह सकते, ये बड़ा माइनस छोटा बराबर नेट। नेट हुआ ना? नेट क्या हुआ? यू डी एम बाय डी टी, ये बड़ा है, माइनस छोटा बराबर नेट फोर्स। वही लिखेंगे क्या? इस माइनस एम जी का मतलब समझिए, इसे ओवरकम किया और फिर बाकी जो बचा फोर्स, वो बचा फोर्स से इसे दी वेलोसिटी मिली और चला गया ऊपर। समझे बात को? मैटर क्लियर हुआ? नोट करो किसे पहले, एक्सेलरेशन नोट करो फटाफट, जल्दी करो। इसे दूसरे तरीके से और आसान शब्दों में भी आप समझ सकते थे, समझाते हैं। नोट किया? जल्दी करो। इसे आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। सुनो बाबू बेटा, इसे देखो, बस दिखा रहे, इसे छापना नहीं है, समझो समझो। देखो, हम ये कह रहे हैं, आपको पता है, याद देखो, आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो dp बाई dt होता है। बोलो, dp मतलब dmv बाई dt, हाँ या ना? बोलो, हम बोल रहे हैं कि रॉकेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवानी है। ये रिजल्ट पता है ना क्या होता था? पहला इंटू दूसरा का डिफरेंस, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी वाला में टर्म क्या बच जाएगा? v dm बाई dt ओनली बचेगा। बोलो, ये dm बाई dt सिर्फ बचेगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो। और ये dm बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ रॉकेट। dm बाई dt क्या है? रॉकेट का मास का जो चेंज हो रहा है, रॉकेट के मास में चेंज बरोबर फ्यूल इजेक्टेड, जितना फ्यूल घटा उतना ही रॉकेट के मास में कमी आई। तो यानी कि फ्यूल वाले जो केस किए थे उसको डायरेक्ट यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dm बाई dt। सर बात समझ रहे हैं बात को?
आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे, लेकिन अभी दीजिए मोमेंटम से हमने बताया आपको, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आया, बोलो कौन सा, m, हाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जनरली आपको कैरी करना है। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है तुम्हें, एक होगा आपको टर्म आएगा इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियली नोट करके ये बात ध्यान रखना कि इनिशियल थ्रस्ट अगर पूछा जाए तुमसे, इनिशियल थ्रस्ट तुमसे पूछा जाए तो इस वक्त क्या होता है कि इसके पास लगभग टोटल मास होता है इनिशियली। अगर आपसे सिर्फ इनिशियल थ्रस्ट पूछा जाए, इनिशियल थ्रस्ट मतलब होता है वही फोर्स, फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो मास यूज करोगे ये क्या होगा, टोटल मास होगा। मतलब अगर तुम ये कह रहे हो कि m और dm, यहाँ पे ये जो मास होगा ये टोटल मास होगा, और ये एक्सेलरेशन जो इसे मिला इनिशियली, फिर बाद में धीरे धीरे ये चेंज होता है डीएम रेट से बदलता है। और वही तो तब हम लोग ये वाला तरीका नहीं यूज करते, तब हम लोग फोर्स का ये फॉर्मूला यूज करते हैं u या v dm by dt, क्योंकि ये रेट बताता है। आई बात समझ में। और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो f बराबर ma होगा, a नीचे m आ जाएगा, ठीक। इनिशियली ध्यान रखेंगे कि टोटल मास आपको रॉकेट का यूज करना है। एक चीज और बता ही देते हैं, बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो फटाफट, ठीक है। नोट करके ये बात लिख लो, when complete fuel gets burned, इस वक्त जो इसकी स्पीड होती है वो रॉकेट की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इस वक्त वेलोसिटी ऑफ रॉकेट समझना कितना होगा, मैक्सिमम। और इस वेलोसिटी को हम लोग बर्न आउट स्पीड कहते हैं। इस वेलोसिटी का नाम है और इसे कहा जाता है बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। नोट करिए, ठीक है। ये मास आपका क्या होगा, ये वो मास है रॉकेट का जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में गिवन होगा, ठीक है। और टोटल मास की आवश्यकता अभी इस सिचुएशन में आपको नहीं पड़ेगी, पड़ती कब है, जब आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह पूछी जाएगी। देखो उसका फॉर्मूला बस हम लिख देते हैं क्योंकि वो तुम्हें करने आता है, हम लोगों ने ये काइनेमेटिक्स में सीखा था। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, मे बी ये आपको मेंस तक पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं ये तुम्हें शायद एडवांस में आवश्यकता पड़ेगी, मे बी। लिखना चाहो लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालता है आपको पता है नहीं, वाला तरीका वो सब कर रखे हो। ये होता है v इंस्टेंटेनियस u log e m नॉट कह दो, ये m नॉट बाय m, m नॉट बाय m माइनस g। ये एमनेट है आपका इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, और ये एम आपका है मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। हाँ ये तब की बात थी जब आपके पास ग्रेविटी था। अगर ग्रेविटी नेग्लेक्टेड, इफ
अच्छा उसका फॉर्मूला बर्न आउट स्पीड का फॉर्मूला नहीं लिखा है, बर्न आउट स्पीड का फॉर्मूला नहीं लिखा है, अच्छा उसका फॉर्मूला लिखा देते हैं। उस वक्त जब कंटेनर पूरा खाली हो जाएगा, ध्यान से समझो, इसको लिख लिया, ये फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, हमने बस आपको ये दिखाया कि इनिशियल मास की आवश्यकता कब पड़ेगी। हाँ, और जब बर्न आउट स्पीड होगी उस वक्त भी आपको इनिशियल मास की जरूरत पड़ेगी। दिखाते हैं फॉर्मूला, लिखा इसको जल्दी करो। हम नहीं सोचे थे कितना बताएंगे, सोचे थे सीधा फॉर्मूला लिखा कि एक सवाल करके हटाएंगे, तो लोग मजा लेने लगा। चलो अब सुनो, बेटा नहीं इसलिए तो नहीं बताने का होता, लेकिन कोई बात नहीं, कॉपी में लिखा रहेगा, हो सकता है अलग थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, बर्न आउट स्पीड के पास अगर तुम्हें जगह है तो वहीं लिख लेना फॉर्मूला, नहीं है तो अलग से बर्न आउट स्पीड लिख लेना। देखो बर्न आउट स्पीड जो होता है वो क्या होता है सर, मैक्सिमम वेलोसिटी जब कंटेनर पूरा एम्प्टी हो, नहीं मतलब फ्यूल पूरा खाली हो जाए, फ्यूल कंप्लीटली बर्न आउट, और ये स्पीड आपकी होती है बर्न आउट जो कि मैक्सिमम होती है, रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड। फार्मूला ये आपकी मैक्सिमम होती है, और फार्मूला आपका हो गया इसी फॉर्म में आता है सर, ये होता है आपका जिसको VB या Vmax भी कह दो, VB इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, कब, जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, U log E, और हो जाएगा m नट बाय, इसको कहते हैं देखो mr, बताते ये m नट और mr क्या है। m नट तो पता है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, और mr रेसिडुअल मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर ऑफ रॉकेट। अब बोलो कि सर मास तो पूरा खत्म हो गया, रॉकेट फ्यूल पूरा खत्म हो गया रहा, तो जीरो कर दें, जीरो कर दोगे कहानी पूरी जीरो हो जाएगी, रॉकेट स्पीड खत्म। ये मास बचा रहता है कंटेनर का, जो रेसिडुअल मास है वो दे रखा होगा कंटेनर का, वो तो रहेगा, टंकी रहेगी ना फ्यूल का, वो जो नहीं वो ना नजर मतलब फ्यूल जो होता है वो ना टंकी में इंसर्ट होती है कि पेट्रोल पंप ले जाते हैं पेट्रोल भरते हैं, क्या उसका अलग से टंकी होगा, वो इंसर्ट वगैरह किया जाता होगा। ये है रेसिडुअल मास, इसका एम्प्टी कंटेनर ऑफ रॉकेट। क्या सब बड़ा चिंतित मुद्रा में हो नहीं हो सकता, बोलो अब बोलो मन में क्या है तुम्हारा। क्वेश्चन करते हैं, पहला सवाल, रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास, रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास, मतलब जिस मास से ये उठने वाला है, ये दे रखा है आपको 3 × 3.5 × 10⁴ किलोग्राम is blast with blast upward with an initial acceleration of 10 m/s², then the initial thrust of the blast H का ही ऑप्शन देंगे, कैलकुलेट करोगे। देखो हमसे पूछा गया इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल
थ्रस्ट, सॉरी इनिशियल थ्रस्ट। देखो हमने आपको क्या कहा था कि इनिशियल थ्रस्ट में क्या करना है आपको, बिल्कुल जो टोटल मास है वही लेना है आपको। तो इनिशियल थ्रस्ट हो जाएगा आपका कितना, F बराबर mg, बोलो F बराबर mg। अब यहाँ पे mg का क्या मतलब है, मतलब ma हुआ। अब यहाँ पे a का क्या करना है, सिंपल गुना कर दोगे या नहीं आ रहा है? हाँ सी मास से है, सही बात है। ये फोर्स किसका है, जिस फोर्स से, हाँ जो फोर्स इस पे लगा नेट वाला, हाँ जिस फोर्स से ये ऊपर जा रहा है उसी फोर्स से एक्सेलरेशन, हाँ तो जो फोर्स इस पे लगा उसी फोर्स से ऊपर जाएगा, यानी इसके पास जो एक्सेलरेशन इनिशियली पूछा जाएगा वो कितना होगा, सिर्फ ए 1 के, हाँ नहीं रे ग्रेविटी ओवरकम कहाँ हुआ, ग्रेविटी है ही नहीं, कौन बोला ग्रेविटी नहीं है, अब लिखा है कि ग्रेविटी नहीं है, जीरो नहीं होगा प्लस हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है कि अगर सिर्फ मास को, मतलब रॉकेट को सिर्फ ऊपर फेंकना होता तो ऊपर नहीं, मान लो ऐसे सीधा लुढ़काना होता तो F बराबर ma कर देते, तो तब तो ये वही बात होगी कि रॉकेट को इधर फेंको, मास इतना ही है एक एक्सेलरेशन से, तब भी फोर्स बराबर है ma, रॉकेट को ऊपर फेंको तब भी F बराबर है ma ही, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। रॉकेट को अगर इधर तुम फेंकोगे, वैसे फेंका नहीं जाएगा, तब भी F बराबर है ma, और जब रॉकेट को ऊपर फेंकोगे तब भी F बराबर है ma, तो हाँ एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा कि कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा रे पगले, ये प्लस और कितना ज़्यादा, नहीं समझे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब तो एक्सेलरेशन ओवरकम होगा, कितना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सुनो इसको ऐसे समझो, चलो जी प्लस ए बता दो, तुम चाहते हो रॉकेट को सर हम ma एक्सेलरेशन से ऊपर फेंके, तो भाई इस g को ओवरकम कौन करेगा, इसके वेट को ओवरकम कौन करेगा, नहीं समझे, फिर से समझा। ये रॉकेट है, ये रॉकेट है ना, रॉकेट को तुम चाहते हो कि F बराबर ma से ऊपर जाए, हाँ या ना, और नीचे फोर्स कितना लग रहा है इसका, mg लग रहा है। अब बोलो इक्वेशन क्या बनेगा, नेट ये मान लो ऊपर जो भी गया ma माइनस mg बरोबर की F हुआ होगा, सॉरी क्या कर रही है, ये जो mg है इतना एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ना, मतलब उतना ज़्यादा, जैसे कि मान लो टोटल आपको इसको सिर्फ इतने फोर्स के लिए आपको 100 न्यूटन चाहिए था, लेकिन इसकी वेट मान लो 50 न्यूटन का है, तो आपको 150 न्यूटन लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मान लो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे और इसका वेट मान लो 100 न्यूटन है और इसका 50 मतलब 100 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड, लेकिन 50 न्यूटन एक्स्ट्रा ये भी था, इसे भी तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब ये फोर्स तो वेस्ट हुआ mg को ओवरकम करने में, समझ पाए बात को। तो बस इक्वेशन क्या बन गया आपका, F बराबर जो फोर्स रिक्वायर्ड, इतना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना, एक तो ma देने के लिए, साथ में mg ओवरकम करने के लिए, इसलिए हम बोले थे कि कुछ नहीं करना है आपको, ma प्लस यही बात लिखे थे ना, साइन माइनस कैसे होगा, तो ये फोर्स लिया, अरे इनिशियल थ्रस्ट है ना, इनिशियल थ्रस्ट पूछ रहा है आपसे, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इनिशियल थ्रस्ट पूछ रहा है, यहाँ पे माइनस कैसे हो, इसका माइनस का क्या मतलब आप पता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन नेगेटिव पता है, हम नेगेटिव क्यों माने, हम मान रहे ऊपर जा रहा है, हम तो मान ही रहे ऊपर जा रहा है, तो माइनस लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे बात को। ये आपको चाहिए और ये आपको कोई पकड़ के खींच रहा है, इतना तो ओवरकम करना ही पड़ेगा ना, इसलिए ये प्लस हुआ है, समझ पाए रे,
है सर? एम ए कहाँ किसी को ओवरकम कर रहा है? वो चाहिए ये एक्सेलरेशन के लिए। वो अगर ख़त्म ही हो जाएगा, अगर तुम सिर्फ एम ए दोगे तो इसका कुछ पार्ट एम जी में ख़त्म होगा, तो भाई ए एक्सेलरेशन मिला तुम्हें, ए एक्सेलरेशन से कम एक्सेलरेशन मिलेगा ना। आई बात समझ में? क्लियर? इतना हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा डाल दिए, इतना फोर्स एक्स्ट्रा, ये फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉडी मूव विद एक्सेलरेशन ए। समझ पाए? और इस सवाल में कुछ नहीं था, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा जो भी वो होगा। सॉल्व करिए। एफ ए प्लस जी, जी का वैल्यू कितना लोगे? 9.8, 10 हो गए। 3 5 इंटू 10 टू द पावर 4, ए का वैल्यू 10 चाहिए और इसका भी वैल्यू 10 ही ले लो, कोई बात नहीं। कुल मिला के कितना आ गया? 7 गुट्टे 7 आया है। ऑप्शन है, हाँ ठीक है, 10 ही किया गया। 7 टू 10 टू दी पावर 45, 5 हो गए। 0 0 35 इंटू 20 होगा, इंटू 10 टू दी पावर 4 हुआ, तो 35 दोनों 70 होता है, तो 70 होता है 3.5। ये सिर्फ 3.52 7 हुआ और एक 0, ऐसे ऐसे करोगे तुम लोग। 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगा। नोट करिए। आते हैं मेन सवाल पे। इस सवाल में हमको ये चीज आपको बताना था, जो कि वहां पे कंसेप्ट के तौर पे हम नहीं लिखा सकते थे इसको, ये तो तुम्हें खुद समझना है। ये सब बात आएगा फ्रिक्शन में भी, कुछ फोर्स तुम्हें फ्रिक्शन ओवरकम करने में जाएगा और कुछ एक्सेलरेशन लाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आएगा फ्रिक्शन में भी। ये बात समझ लो तो बढ़िया, समझ गए? चलिए अगला सवाल करें। अब आइए जो मेन सवाल बनता है इसका, अब देखो सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन लिखिए सर। इन अ रॉकेट ऑफ मास 1000 किलोग्राम फ्यूल इज कंज्यूम्ड, फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 40 किलोग्राम पर सेकेंड। The velocity of the gas ejected from the rocket is 5 into 10 to the power 4 meter per second. The thrust on the rocket is, the thrust on the rocket is, ऑप्शन है आपके पास 2 into 10 to the power 3 न्यूटन, 5 into 10 to the power 4 न्यूटन, 2 into 10 to the power 6 न्यूटन, 2 into 10 to the power 9 न्यूटन। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। आंसर इसका सी होगा। कैसे? देखो, हमसे पूछा गया कि भाई एम तो दे रखा है तुम्हें, इसका क्यों एट द रेट ऑफ 40 kg इतना, हमें एफ निकालना है। देखो ये यू होगा ना, स्पीड ऑफ रॉकेट यू होगा ना, तो भाई एफ इक्वल टू सीधा होता है यू डी एम बाय डी टी। बोलो यू कितना? 5 into 10 to the power 4 और डी एम बाई डी टी कितना? 40 ओनली। देखो रे, रॉकेट का फ्यूल का जरूरत पड़ा कभी? क्योंकि डी एम बाई डी टी दे रखा है, किस रेट से रॉकेट की फ्यूल में चेंज आ रहा है वो तुम्हें पहले से पता है। सॉल्व करिए, कितना हो गया? हाँ 2 into 10
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमसे कहा गया इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट, इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट moving with a velocity of 300 meter per second is 210 Newton. सवाल है, अब फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड से रॉकेट चल रहा था जिसमें फोर्स को 210 न्यूटन का लगाना है हमें। तो बताइए किस रेट से फ्यूल को कंज्यूम करना है, कंबसन। ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दे कितना? हाँ 0.7 kg पर सेकेंड का है ऑप्शन लोगे भाई। dm/dt पूछ रहा है तुमसे, F दे रखा है, F इक्वल टू U dm/dt, हमसे रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल ये होता है, ये ना होता है dm/dt, हमें dm/dt पूछ रहा है। तो dm/dt इक्वल टू क्या होगा सर? dm/dt इक्वल टू क्या होगा? F/u, F कितना? 210 और U कितना? 300। कट्टो किट्टो करोगे 7 10 कितना होगा? 10 के 30 आता है, मतलब 0.7 kg पर सेकंड। यूनिट ये होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि बस खाली ऐसे समझ रहे हैं? अगला सवाल, सवाल थोड़ा बड़ा है, लिखेंगे। रॉकेट हैज अ मास ऑफ 100 किलोग्राम। लास्ट सवाल, रॉकेट हैज अ मास ऑफ 100 किलोग्राम, 90%, चलो बाबू, 90% of this is fuel. ठीक, it ejects fuel vapor at the rate of 1 kilogram per second with a velocity of 50 meter per second related to the rocket. It is supposed that the rocket is outside the gravitational field. समझा? मतलब जी अपसेंट है और क्या? इनिशियल अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट when it just starts moving upward is 0, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन and 2000 न्यूटन। सवाल बहुत बड़ा है ना, और जितना बड़ा दिखने में लग रहा है उतना ही आसान। सवाल में ये कह रहा है कि 1000 kg का एक रॉकेट है, रॉकेट के मास से तुम्हें कोई खास मतलब होना नहीं चाहिए जब तक बर्न आउट स्पीड ना कहा जाए, और 90% ऑफ दिस
एज फ्यूल, अच्छा फ्यूल का वो 90% है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें उससे मतलब नहीं है। फ्यूल का 90% या 90% फ्यूल उसमें है, जो भी हो, ये हुआ 90% ऑफ दिस एज फ्यूल, मतलब फ्यूल का 90%, मतलब 1000 सुनो 1000 क्या है, 1000 kg जो है वो फ्यूल का 90% है। मतलब फ्यूल कितना है, अगर तुमसे ये पूछा जाता तो सॉल्व कर लेते, वैसे क्या फर्क पड़ता है। फ्यूल वेपर्स एट द रेट ऑफ इतना, फ्यूल बर्न आउट हो रहा है 1 kg पर सेकेंड से, मतलब आपको dm/dt दे रखा है कितना, 1 kg पर सेकेंड। और हमसे पूछा क्या गया कि भाई इसे किस वेलोसिटी से रिलेटिव टू दी रॉकेट, सुनो ये क्या है, वेपराइज विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड विद रिलेटिव टू रॉकेट। सुनो वहां पे जो हम लोग u मानते थे वो u क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ना फ्यूल, किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में ना। तो कहीं कहीं किताबों में तुम्हें वो v रिलेटिव दे रखा होगा, याद रखना। जैसे एलिन के सीट में रिलेटिव टर्म यूज किया है, रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव टू रॉकेट। अगर तुम चाहो तो वहां पे u को लिख देना, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रॉकेट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, समझ पाए। लेकिन ज़्यादा ऑलबल करना नहीं, क्योंकि इसके अलावा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुमसे पूछा ही नहीं जाता है। भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्यूल की क्या वेलोसिटी है कभी पूछा गया, रॉकेट की क्या वेलोसिटी कभी पूछा गया, पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने फालतू की चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया। तो सीधी सी बात होगी, dm/dt 1 kg पर सेकेंड दे रखा है, और ये जो u है ये स्पीड ऑफ रॉकेट रिलेटिव टू दी, सॉरी स्पीड ऑफ फ्यूल बर्न फ्यूल रिलेटिव टू दी रॉकेट, यही होता है। ये कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया एक थ्रस्ट बताओ, ग्रेविटी ऑफ सेट है बराबर u dm/dt, सॉल्व करेंगे 500 न्यूटन आएगा। जितना सवाल देखने में खतरनाक और भारी, परसेंट देख लिया, सोचा बच्चा तो गया, लेकिन बच्चा को पता है ना कि कुछ भी लिखो हम तो यही करेंगे, तो मतलब कहानी लिख रखी है झूठ मूठ का कंफ्यूज करने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी न कभी ये सवाल आया हुआ था कहीं ना। हाँ सर, बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि रॉकेट की वेलोसिटी और फ्यूल की वेलोसिटी सेम होगी, कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं हो सकता। कारण क्या है, सुनो कारण बताते तुम्हें, याद है तुम्हें गन वाला केस, गन में बुलेट की वेलोसिटी जो होती थी क्या वही वेलोसिटी गन की होती थी, नहीं। कारण क्या है, कारण है जिसके पास मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। फ्यूल कम मास निकल रहा है ज़्यादा हाई वेलोसिटी से, इसीलिए वो ज़्यादा अब थ्रस्ट लगा पा रहा है, और वो थ्रस्ट ज़्यादा मास में लगा, कम एक्सेलरेशन होगा उसमें, उसकी वेलोसिटी कम होगी, दोनों की अलग अलग होगी। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर, गुड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग कल शुरू करेंगे एफबीटी। कल का क्लास हम एफबीटी वाला चलेगा, उसमें हम फिर हम लोग नॉर्मल टेंशन वगैरह से लाएंगे, पुली आएगा। और कहानी अब यहाँ से एनएलएम आपका स्टार्ट होता है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन था। अब एनएलएम आपके कल से, मतलब मेन जो एनएलएम है जो करना होता है वो हमें कल से करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि स्टार्टिंग का 2-3 क्लास में कोई जब तक आईसीयू में ना चले जाए मिस ना करें, क्योंकि वही 3 क्लास पूरे टॉपिक का बेस बनेगा, जिसमें हम पूरा बेसिक बताएंगे कि इसमें करते कैसे। उसके बाद आप अगर अपसेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।